हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं आपके DSSB एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ, इस वीडियो में हम DSSB के जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के मैथ्स TGT मेल जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2 सितंबर 2021 को, उसके हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपको आइडिया लगे क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, वो कैब में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी एक तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रीवियस ईयर के जनरल इंग्लिश के सेक्शन की। सो बेसिकली ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स और लेकर आ चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं। एक मैंने TGT इंग्लिश का पेपर डिस्कशन किया है, जनरल इंग्लिश का और एक संस्कृत का। सो ये 3 है, ये मैं मैथ्स का डिस्कस कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं सभी ही सब्जेक्ट्स के मेल फीमेल जितनी भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं, हम जनरल इंग्लिश के सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप DSSB NVS या फिर EMRS के कैंडिडेट है, बहुत वैल्यूएबल रहने वाली है वीडियो आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंस बिलो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती, आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। सो बेसिकली आपको एक सेंटेंस दिया है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है, और अगर हमें लगता है कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है, तो वी विल हैव टू चूज़ द ऑप्शन नो एरर। एरर मतलब मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा सेंटेंस। इफ़ क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ पर्सिलन एज बी मैनिफेस्टेड इन द Parthian, then the Bolshevist era is manifested through its cubist grimace. सो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे 4 ऑप्शंस है और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें इफ़ क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ पेरिसिलिन एज बी इज़ रॉन्ग। अब इसमें एरर क्या है, अगर आप देखोगे ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे, जो सेंटेंस को जोड़ोगे, इफ़ क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ पर्सनल एज बी मैनिफेस्टेड, बी एक्स्ट्रा लगा दिया, इज़ मैनिफेस्टेड या फिर वॉज मैनिफेस्टेड होता तो सही होता। बी यहाँ पे बी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इज़ वॉज होता देन इट वुड हैव बीन करेक्ट। सो यही हमारी मिस्टेक है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द एरर टाइप का हमारे को सेंटेंस दिया है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी विल हैव टू फाइंड द एरर। ठीक है, अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। एज फ्रीविट वंस सेड दैट वन डे इन द रेट्रोस्पेक्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक यू एज द मोस्ट ब्यूटिफुल। देखो, ये चीज़ तो हमें पढ़ाई जाती है कि अगर हम किसी के वर्ड्स
कोट कर रहे हैं। कोट मतलब अगर हम किसी के सेम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा डबल कोटेशन में आते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं आते। ठीक है, अगर मैं बोलूँ गॉड इज़ ग्रेट तो आप यही बोलोगे हिमांशी सेड गॉड इज़ ग्रेट। तो जो गॉड इज़ ग्रेट वाली लाइन है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं एज फ्रूइड वंस सेड दैट। तो आप देख सकते हैं फ्रूइड ने क्या बोला, वन डे इन द रेट्रोस्पेक्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक। ये इसने पूरी बात बोली है, बट जो शुरुआत अगर आप कर रहे हैं आफ्टर सेड, आप देख सकते हैं वो सिर्फ एक ही कॉमा के अंदर है, एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। बट डबल इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमा क्या होते हैं, जब उसमें डबल कॉमाज ऊपर दिए होते हैं। जैसे कि इसकी एंडिंग एकदम ठीक करी है, ब्यूटीफुल के बाद इन्वर्टेड कॉमाज है, बट वन डे से पहले सिर्फ एक ही कॉमा है ऊपर, सो दैट इज रॉन्ग। सो यही हमारी मिस्टेक है, वन डे इन द, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। सो इसीलिए हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इस पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the word segment that substitutes or replaces the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. So हमें नीचे एक सेंटेंस दिया है, सो आप देख सकते हैं कुछ पार्ट सेंटेंस का लास्ट का वो ब्रैकेट में है, तो वो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसे हमें रिप्लेस करना है, मतलब चेंज करना है नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन से, या फिर हमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड चूज़ करना है इफ़ वी फील कि इस पार्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी बट द डे हैज़ बीन एग्जॉस्टिंग। I will neither watch a movie or go to sleep. Very, very simple question. चलो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। सेम हमने जो लास्ट संस्कृत का पेपर डिस्कस किया है उसमें भी ईदर और नीदर नॉर से ही क्वेश्चन आया है। सिंटैक्स का ये क्वेश्चन है, मैंने संस्कृत वाले में भी बताया था, रूल होता है आपको पता होना चाहिए, नीदर के साथ नॉर आता है, ईदर के साथ और आता है। ठीक है, और दोनों ही सिंगुलर फॉलो करते हैं। सो ये हमारा रूल है। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। आई विल बी नीदर वॉचिंग अ मूवी और गो टू स्लीप। नीदर के साथ फर्स्ट ऑप्शन में और आ गया, अगेन इट्स रॉन्ग। आई विल ईदर वॉच अ मूवी नॉर, अरे ईदर के साथ और आना था बट नॉर आ गया, सेकेंड भी ऑप्शन रॉन्ग। आई विल ईदर वॉच अ मूवी और गो टू स्लीप। सो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ईदर के साथ यहाँ पे और का यूज़ किया गया है। सो ये रूल आप देख लो, दूसरी बार सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल इंग्लिश के पॉइंट से, और टीजीटी पीजीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश के उन्हें तो ऑफ कोर्स ये रूल पता, सारे ही रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपके मेन पेपर में भी इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, मतलब कि एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस का लास्ट का पार्ट हमारा ब्रैकेट में है, हमें उसे रिप्लेस करना है 4 ऑप्शंस में से, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड चूज़ करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। अ स्लाइट warping of the sea bottom in the vicinity of Torres Strait would be sufficient to join the New Genoa to Australia. अब ये भी अगर आपको ए एंड द का रूल पता है कब यूज़ होता है, सो आप ये कर लोगे, मुश्किल नहीं है। अब देखो मैं आपको सीधा यहाँ पे मिस्टेक बताती हूँ, द गलत है, जॉइन द न्यू जेनुआ। न्यू जेनुआ एक जगह का नाम है, तो हम जगह के नाम से पहले द नहीं लगाएंगे। आई लव इंडिया, आई लव द इंडिया तो नहीं होता। आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई विल गो टू द ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होता। सो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसी जगह का नाम दे दिया न्यू जेनुआ कि आपको ना आइडिया इस जगह के बारे में, और उसके पहले द लगा दिया। सो मैं बताती हूँ, रूल यही है, किसी भी जगह के नाम के आगे, कंट्री के नाम के आगे, ठीक है, द नहीं लगेगा। जो हमारा करेक्ट आंसर है अब उसको देखते हैं। सफिशिएंट टू जॉइन न्यू जेनुआ टू ऑस्ट्रेलिया, तो देखिए यहाँ पे द हटा दिया गया है न्यू जेनुआ के आगे। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। Next, fill in the blank with the most appropriate choice. These were the experiences of divinely gifted artists and not. अब देखो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कोई किसी का एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का हो सकता है, तो कोई इंसान उसको देख के कह रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी गिफ्टेड आर्टिस्ट के एक्सपीरियंसेस है, ना कि डैश के। अब किसके? बिगॉट्स के, शार्लेंस के, परसीवर्स के, या फिर बुफून्स के। तो देखो इसमें हमें ऐसे ही दिमाग लगाना है कि इसमें ऑपोजिट ही आएगा किसी चीज़ का, कि ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन की चीज़ है ये, ना कि किसी बेवकूफ़ इंसान की। तो आप देख रहे हो इंटेलिजेंट एंड बेवकूफ़, तो ऐसे ही ये जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस दिखा रही हूँ ये किसी गिफ्टेड आर्टिस्ट के हैं, ना कि किसी बुफॉन के। बुफॉन का मतलब होता है लो एजुकेटेड पर्सन या फिर स्टूपिड पर्सन, जिसको कम नॉलेज हो उसको हम बुफॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द sentences below are not complete. There are 4 options for each question. Choose the best word to complete the sentence. Again, fill in the blanks का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। Choosing to not respond to the event in our lives is still a response to the events in our lives. Choose to not respond, चूज या फिर चूजिंग। अब आप करेक्ट आंसर देख सकते हो, फर्स्ट ही है चूजिंग। सो जेरेंड एक नाउन होता है। अब कैसा नाउन होता है ये? जब हम वर्ब के आगे आईएनजी लगा देते हैं, बट वो काम नाउन की तरह करता है, ठीक है। सो यहाँ पे चूज करना एक वर्ब है, बट इसके आगे अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो ये एक जेरेंड बन गया, ये एक नाउन बन गया। सो इसीलिए चूजिंग नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब रिस्पॉन्ड हमारा यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, तो ये मत सोचना चूजिंग भी वर्ब हो गया, नहीं, चूजिंग एक नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS टाइप है, मतलब
रीअरेंज द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। 4 हमें ऑप्शंस दिए हैं PQRS वाले, इसको हमें इस क्रम में लगाना है PQRS को कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। सो Adobe Photoshop is a raster graphics editor developed and published by Adobe Inc. for Windows and Mac OS। अब इसके आगे हमें इस तरीके से चूज़ करना है PQRS को कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसके आगे कंटिन्यू करे। तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है क्या हमारा सही तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। बहुत अच्छी बात है अगर आपसे एक ही बारी में PQRS पढ़ के आप इसे ज्वाइन कर सको मीनिंगफुल सेंटेंस पे, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आता तो गो बाय दी ऑप्शंस, ऑलवेज गो बाय दी ऑप्शंस। गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं if you go by the options in such type of questions। So RPSQ हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। So it was originally created in 1988 by Thomas and John Knoll। ये हमारा R का था। अब हम जाते हैं P की तरफ। Since then the software has become the industry standard not only in raster ग्राफिक्स एडिटिंग बट इन डिजिटल आर्ट एज अ होल। सो अगर आप ऑप्शंस के साथ जाके देखोगे तो मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस सेकंड ऑप्शन से ही बन रहे होंगे। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को अगर आप जोड़ोगे सो ऊट पटांग सा सेंटेंस बन रहा होगा। आपको जोड़ के ही समझ में आ जाएगा अरे ये तरीके का सेंटेंस नहीं फॉर्म हो रहा। तो आप ऐसे ही इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप ऐसे ही अप्रोच को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी PQRS वाला है। अच्छा, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका PDF अपने चैनल पे डाल दूंगी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। सो पिटबुल इज़ अ टर्म यूज्ड इन, ये तो एज इट इज़ रहेगी। अब इसके नीचे के पार्ट्स हमें देखने हैं। सो जो करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन QSRP, इसको हम जोड़ के देखते हैं कैसा सेंटेंस बनता है। पिटबुल इज़ अ टर्म यूज्ड इन Q, the United States for a type of dog. S, descended from bulldogs and territories. R, while in other countries such as P, the United Kingdom, the term is used as an abbreviation. So इसको एक बार मैं जल्दी से पढ़ के बताती हूँ, देखना ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। Pitbull is a term used in the United States for a type of dog descended from bulldogs and territories, while in other countries such as the United Kingdom, the term is used as an abbreviation of the American Pit Bull Terriers breed। So ये मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस ऐसे ही बैठ रहा है। अगर आप औरों को ऑप्शंस को देखोगे सो वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाएगा। Next question. 4 words are given, out of which only one word is spelled incorrectly. Choose the incorrectly spelled word. Playwright, millennium, zucchini या फिर colonial। तो आप देख सकते हैं playwright के स्पेलिंग्स गलत हैं। playwright के स्पेलिंग्स PLAYWRIGHT होता है। सो इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स है ये, काफ़ी ज़रूर याद रखिएगा। PLAYWRIGHT। और जो हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस है मिलेनियम, ज़ुकीनी, कोलोनल, ये सारे ही ठीक है, मतलब ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग, मतलब सिनोनिम बताना है हमें कैनोनाइजेशन का। अगर आपने मेरी पहले की सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वीडियो देखी है फॉर जनरल इंग्लिश तो आपको पता होगा मैंने कैनोनाइजेशन का मतलब डिस्कस किया है। और भी जितने चारों ऑप्शन में वर्ड्स है ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, हर एक सब्जेक्ट का सिनोनिम और एंटोनिम। वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आप मेरी पहले की वीडियोस मतलब जनरल इंग्लिश की वीडियोस की और भी सीरीज़ है, पुरानी वीडियोस देखिएगा,
आपको सिनोनिम एंटोनिम्स GSSB के प्रीवियस ईयर्स के सारे ही मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ सारे वर्ड्स नहीं डिस्कस करूँगी। कैनोनाइजेशन का जो सिनोनिम है मतलब रिकग्निशन है। कैनोनाइजेशन मतलब पहचानना, रिकग्निशन मतलब भी किसी चीज़ को पहचानना ही होता है। नेक्स्ट में भी देखो हमें सिनोनिम भी बताना है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। एथेरियल का, एथेरियल मतलब जो ऐसी चीज़ हो जो हवा में उड़ जाए या फिर देखी ना जा सके, जो कि हवा में प्रेजेंट हो। और आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है एरी। एरी मतलब जो हवा की तरह हो या फिर जो हवा हो, यही हमारा होता है एथेरियल, राइट? मतलब जो चीज़ हवा में हो। सो इसलिए एथेरियल का जो करेक्ट सिनोनिम है, करेक्ट आंसर है, वो है एरी। फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग एंटोनिम टू द गिवन वर्ड बिलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ग्लीमिंग का हमें एंटोनिम मतलब इसका हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ग्लीमिंग का 4 ऑप्शंस है, फ्लैशिंग, ग्लूमिंग, गोल्डन, ग्लिटरिंग। ग्लीम का मतलब होता है विद लाइट, चमकना, ठीक है। ग्लीम का मतलब होता है लाइट या फिर किसी चीज़ को चमकने को हम बोलेंगे दैट इट इज़ ग्लीमिंग। तो फ्लैशिंग, गोल्डन, ग्लिटरिंग ये सारे ही ग्लीमिंग के सिनोनिम हैं। जो इसका ऑपोजिट है वो है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब अंधकार, ठीक है, जहाँ पे रोशनी ना हो। सो ग्लूमी वर्ड अंधकार से जुड़ा होता है, इसलिए ये इसका ऑपोजिट है या फिर एंटोनिम है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड बिलो। हमें एक वर्ड दिया गया है, इसका हमें मीनिंग बताना है 4 ऑप्शंस में से। सो टैनरी हमारा वर्ड है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं। टैनरी क्या है? सो बेसिकली ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिया है। टैनरी का मीनिंग क्या है? अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, मतलब जहाँ पे अनाज को रखा जाए। सेकेंड, अ प्लेस वेयर लेदर प्रोडक्ट्स आर मेड, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेदर की चीज़ें बनती हैं। थर्ड ऑप्शन, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, एक लार्ज क्राउड लोगों का जो कि एक ही कम्युनिटी के लोग हो। या फिर अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर ट्रीटेड। अब देखो टैनरी, पहले तो हम चलो आंसर डिस्कस करते हैं। टैनरी का मतलब है फोर्थ ऑप्शन, अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर ट्रीटेड। अब एनिमल हाइड्स क्या होते हैं? हाइड तो हमें एक ही हाइड पता है इंग्लिश में कि छुपना, नहीं, ये हाइड एंड सीक वाला हाइड नहीं है। हाइड्स मतलब एनिमल की स्किन, ठीक है। सो बेसिकली जो टैनरी एक जगह होती है जहाँ पे जो एनिमल्स का लेदर है ना वो उतारा जाता है। लेदर क्या होता है? एनिमल्स की स्किन उतारी जाती है, उसको हम बोलते हैं टैनरी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, नहीं, वहाँ पे लेदर प्रोडक्ट्स नहीं बनते, बल्कि वहाँ पे जो एनिमल्स की स्किन है, मतलब जो एनिमल की हाइड्स है, उनको निकाला जाता है। प्रोडक्ट तो किसी और फैक्ट्री में बनते होंगे, राइट? सो आई होप आपको ये क्लियर होगा ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फडी डडी। सो हमें एक ईडियम दिया गया है फडी डडी, इसका हमें मतलब बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। समवन हु हैज़ अ फनी पर्सनालिटी, एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ही फनी सी पर्सनालिटी हो।
या फिर एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, एक पुराने ज़माने का व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन, समवन हु इज़ एक्सट्रीमली ऑडेशियस। ऑडेशियस इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऑडेशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्क लेने के लिए रेडी हो। फोर्थ, समवन हु इज़ गोइंग टू बी अ फादर सून। फडी डडी मतलब जो जल्द, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बाप बनने वाला हो। सो नहीं, फडी डडी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि ओल्ड फैशन हो, मतलब जो कि पुराने तौर तरीके पे विश्वास रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। हमें इस प्रोवर्ब का मतलब बताना है। प्रोवर्ब क्या है? स्टिल वाटर्स रन डीप। 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन टाइम यू विल फाइंड अ सोल्यूशन, मतलब टाइम मिलते ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम का। सेकंड, इंट्रोवर्ट्स हैव अ साइड टू देम दैट दे कीप हिडन। अब इंट्रोवर्ट कौन से लोग होते हैं? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो जल्दी औरों से नहीं घुलते मिलते। सो इसका मतलब होता है स्टिल वाटर्स रन डीप का मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि औरों से नहीं जल्दी घुलते मिलते, वो अपनी एक साइड को खुद के लिए ही छुपा के रखते हैं जो कि औरों को नहीं दिखाते। सो स्टिल वाटर्स रन डीप मतलब इंट्रोवर्ट्स हैव अ साइड टू देम दैट दे कीप हिडन। सो आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस आते हैं। सो 15 क्वेश्चन वोकैब ग्रामर के होते हैं, 5 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हम अलग से डिस्कस करेंगे DSSB जनरल इंग्लिश के। सो अभी सिर्फ हम वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।